Good evening, whosoever is joining right now. I haven't seen. Okay, ठीक है. All right, so let's have a look. Let's have a look what we have seen in the last class. Last class में हमने कुछ चीजें देखी, तो फटाफट उन्हें देख लेते हैं, and then let's go beyond that. जैसे स्क्रीन आपके सामने आएगी, देखिए आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन आ चुकी है. तो एक बार फिर बता रहा हूँ, एक बार फिर आप लोग से पूछ रहा हूँ, अगर आपको लगता है ना कि कोई चीज समझ नहीं है, देन प्लीज बता दो, मैं उसे रिपीट कर दूंगा. आई एम गोइंग टू रिपीट दैट थिंग, जस्ट लेट मी नो दैट नाउ. चेक पॉइंट 1 और 2 किस किस के बीच में होंगे? हाँ बताता हूँ. तो अब एक चीज याद रखना कि हम लोग यहाँ पे बात करें इंटरफेस की. इंटरफेस इज समथिंग जो आपको मिलेगा यहाँ पे, जहां पे आपका सेल प्रिपेयर करता है अपने आप को फॉर द पॉसिबल सेल डिवीजन के लिए. ठीक है. अब जब मैं बात करता हूँ चेक पॉइंट नंबर 1 या चेक पॉइंट नंबर 2 की, चेक पॉइंट नंबर जो 1 मेरा होता है, चेक पॉइंट नंबर 1 जो मेरा होगा हमेशा, चेक पॉइंट नंबर 1 जो मेरा यहाँ पे रहेगा, दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी बिटवीन द G1 फेज एंड S फेज. इनके बीच में रहेगा मेरा चेक पॉइंट नंबर 1. चेक पॉइंट नंबर 2 जो मेरा होता है, वो होगा मेरा हमेशा बिटवीन योर G2 एंड M फेज. इन दोनों के बीच में आपका रहेगा वो चेक पॉइंट. तो यहाँ पे वो चेक पॉइंट आपको देखने के लिए मिलते हैं, जिनका काम होता है चेक करना कि सब कुछ सही से चल रहा है नहीं चल रहा. ठीक है. एक और चेक पॉइंट है, चेक पॉइंट नंबर 3, जो माइटोसिस के बीच में होगा, उसे हम बाद में देखेंगे. राइट. कल हमने बात की थी यार, सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है फॉर द पॉसिबल डिवीजन. क्रोमोसोम को डुप्लीकेट करेगा वो एस फेज के अंदर, ही हमने देखा था कल. प्रोटीन सिंथेसिस करेगा वो, ऑर्गेनल्स बनाएगा, वो भी आपके वहां पे बनाए जाएंगे. सो कई चीजें करता है सेल डिवीजन करने के पहले. राइट. ये हमने देखा था. ये दिस 4 फेजेस ओवर हियर. ठीक है. और इन सब में जो सबसे लॉन्गेस्ट होता है बेटा, याद रखना, G1 फेज इज द लॉन्गेस्ट. अगर इन चारों को हम कंपेयर करें तो इन चारों में सबसे लंबा आपका होता है G1 फेज. तो G1 फेज इज द लॉन्गेस्ट फेज. ये चीज सबने याद रखनी है. G1 फेज जो आपका रहेगा, ये रहेगा आपका सबसे लॉन्गेस्ट फेज, आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा. ठीक है. नाउ आफ्टर दिस, ये आपको यहाँ पे चेक पॉइंट की हमने बात की थी. हमने ये भी बोला था कि अगर ये सही से रेगुलेट नहीं हो रहा, देन आपके प्रॉब्लम आ सकती है, देन यू कैन हैव अ कॉन्सिक्वेंसेस. ठीक है. फिर हमने ये भी देखा था कि आपका जो इंटरफेस है वो 95% एरिया आपका कवर करता है सेल साइकिल के अंदर. सो 95% ऑफ द टाइम आप स्पेंड कर रहे हो सेल साइकिल के बीच में. सिर्फ 5% आप स्पेंड करते हो फॉर योर एम फेज, फॉर योर माइटोसिस. राइट. सो 24 घंटे में से 1 घंटे होता है आपका एम फेज के लिए, होता है 1 घंटा. सो एम फेज के लिए आपके पास सिर्फ रहता है 1 आवर. राइट. और बाकी 23 आवर आप स्पेंड कर रहे हो आप फॉर योर इंटरफेस. ये सब स्मॉल स्मॉल चीजें, लेकिन आपको ये याद रखनी, स्टेटमेंट में क्वेश्चन बनता है. ठीक है. ये हमने देख लिया था रिपेयर मैकेनिज्म. G1 फेज हमने देख लिया था कि क्या हो रहा है वहां पे, प्रोटीन बन रहा है, आरएनए बन रहा है, ऑर्गेनल्स आपके यहाँ पे बन जाते हैं, कई सारे आपके ऑर्गेनल्स यहाँ पे बन जाते हैं, आपको दिख जाते हैं बनते हुए. राइट. जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये भी आपको बनाने पड़ेंगे. याद रखना, G1 फेज में सेल का साइज ग्रो करेगा, सेल प्रोटीन बनाएगा, आरएनए बनाएगा और कई सारे ऑर्गेनल्स को बनाएगा. देन वी हैव समथिंग लाइक योर एस फेज. एस फेज में क्या हो रहा है, अब अपना डीएनए बढ़ा रहे हो, आपका डीएनए का नंबर यहाँ पे जाएगा डबल. सो डीएनए गेट्स डबल. डीएनए को आप रेप्लिकेट करोगे, सो डीएनए आपका हो जाता है डबल, लेकिन क्रोमोसोम नंबर आपका सेम रहता है. क्रोमोसोम नंबर आपका यहाँ पे हमेशा सेम रहेगा. क्या सबको ये याद आ रहा है, कल ही हमने किया था. Yes, sir. राइट. Yes, sir. क्रोमोसोम नंबर आपका हमेशा रहेगा यहाँ पे सेम. सेंट्रियोल्स आपके यहाँ पे डुप्लीकेट कर जाते हैं. राइट. और एक प्रोटीन होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स, वो भी आपके एस फेज में बनेंगे. याद रखना, हिस्टोन प्रोटीन्स भी आपके एस फेज में बन जाएंगे. ठीक है. ये जो आपके जो प्रोटीन्स यहाँ पे होते हैं, ये आपकी हेल्प करते हैं डीएनए को रैप करने के लिए, ये आपके यहाँ पे मदद करेंगे. तो अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं आपको क्रोमोसोम, तो ये एक क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है. सो मैं कह सकता हूँ सिंगल क्रोमोसोम विल हैव 2 सिस्टर क्रोमैटिड. सो यू हैव अ सिंगल क्रोमोसोम के पास रहेंगे यहाँ पे 2 सिस्टर क्रोमैटिड. जो लोग लेट आए हैं क्लास में, उनको बस एक बार बता रहा हूँ कि हम लोग वही चीज फिलहाल देख रहे हैं जो हमने कल देखी थी, और हम इनके इसके बियॉन्ड हम आगे जाके देखेंगे कि क्या है क्या नहीं. ठीक है. तो ये हमने देखा था इन योर एस फेज के अंदर कि आपका कैसे आपका डीएनए रेप्लिकेट करना है. एंड नाउ वी विल हैव अ लुक एट द G2 फेज. हमने G1 देख लिया, GS देख लिया, अब हम यहाँ पे देखेंगे हमारा यहाँ पे G2 फेज. जब मैं बात करता हूँ G2 फेज की, जैसे मैं कहता हूँ गैप टू फेज, आपको इसमें इतना ही याद रखना है कि इसको इवन कहते हैं हम एज अ सेकेंड ग्रोथ फेज. और इसमें कुछ अनोखा नहीं हो रहा, इसमें आपका आरएनए बनेगा और प्रोटीन बनेगा.
ठीक है। सो G2 phase इज नोन फॉर अ फॉर्मेशन ऑफ योर RNA एंड सर्टेन प्रोटीन। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखने की, G2 phase के अंदर कुछ बहुत अलग से चीज आपकी बन नहीं रही, आपको यहाँ पे सिर्फ आपका और थोड़ा RNA बनेगा एंड यू विल आल्सो गेट टू सी योर प्रोटीन फॉर्मेशन विल बी सीन हैपनिंग ओवर हियर। तो आपको जो सीक्वेंस है वो आपको याद रखना है हमेशा। इट विल बी माय G1, फिर आएगा आपका S फेज, देन आपका आएगा यहाँ पे G2 फेज एंड देन यू विल हैव द M फेज जहां पे आपका माइटोसिस होता है। तो अभी तक हमने हमारे ये 3 फेज यहाँ पे देख लिए। सो बेसिकली मैं कह सकता हूँ कि हमने कलेक्टिवली यहाँ पे इंटरफेस समझ लिया। इंटरफेस जिसे हम बोलते हैं ये हमने यहाँ पे देख लिया कि यार यहाँ पे हो क्या रहा है। बेसिकली सेल प्रिपेयर कर अपने को डिवीजन के लिए। क्या सबको यहाँ पे इंटरफेस यहाँ पे क्लियर है? इस इंटरफेस राइट? अगर कोई नो बोलना चाहता है तो बोल सकता है, बस थोड़ा क्लियरली बोलना ताकि पता चल जाए। ठीक है। सो नाउ विल हैव टू पे अटेंशन टू द एम फेज। अभी जो माइटोसिस में एक्चुअली हो रहा है ना, वो हम यहाँ पे देखेंगे दैट व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इन द माइटोसिस। ये फेज में हो क्या रहा है, दैट इज समथिंग विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो एम फेज जो आपका रहता है, यू कॉल्ड एज अ duplicated chromosomes are separated into a nuclei and the entire cell divides into 2 daughter cell। तो बेसिकली यहाँ पे आपका जो एक सेल होगा वो आपका डिवाइड करके एक और बनाएगा, आपका एक और सेल यहाँ पे बनाएगा, राइट? सो दैट इज समथिंग विच विल बी हैपनिंग इन द एम फेज। एक सेल में से आपका एक और सेल यहाँ पे बनेगा। अब आपको यहाँ पे याद ही रखना है कि हम सब हैं यहाँ पे डिप्लॉयड। हम सब ऑर्गेनिज्म जो है, आप में एंड मेजॉरिटी ऑफ द एनिमल्स आर गोइंग टू बी डिप्लॉयड इन नेचर। हम सब होते हैं आपके डिप्लॉयड इन नेचर। डिप्लॉयड का मतलब क्या होता है समझ लो। यहाँ पे हम सबके पास 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम है। देखो आपके पास अभी कैसा है, आपके पास क्रोमोसोम नंबर 1 है और आपके पास उसकी एक और कॉपी है, राइट? देन यू हैव क्रोमोसोम नंबर 2, उसकी एक कॉपी है आपके पास, राइट? सो सब 2-2 है ना यहाँ पे हमारे पास। वैसे आपका क्रोमोसोम नंबर यहाँ पे समझो आपका 5 है, तो 5 की उसकी कॉपी है। सो दैट्स व्हाई हम लाइक humans and most of the animals are going to be diploid in nature. They have 2 sets of chromosomes. आपके पास 2 sets of यहाँ पे क्रोमोसोम आपको देखने को मिल जाते हैं, इसलिए हम डिप्लॉयड हैं। हम सब यहाँ पे डिप्लॉयड हैं, राइट? गुड इवनिंग टू समवन हु हैव जस्ट जॉइंड इन। हाय, गुड इवनिंग। ओके, अगर आपके पास सिर्फ सिंगल सेट होता, अगर समझो आपके पास क्रोमोसोम 1 एक होता, क्रोमोसोम नंबर 2 आपके पास एक होता, क्रोमोसोम 3 आपके पास वो भी एक होता, देन ऐसे एनिमल को या ऐसे सेट्स ऑफ कंडीशन को हम बोल सकते हैं हैप्लॉइड कंडीशन। सिर्फ एन लिखूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है? 2n मतलब डिप्लॉइड, एन मतलब है मेरा हैप्लॉइड। तो ये होगा मेरा यहाँ पे हैप्लॉइड कंडीशन। तो हैप्लॉइड डिप्लॉइड आपको याद रखना हमेशा कि हैप्लॉइड कर रहा है, डिप्लॉइड कर रहा है। देखो आपके बॉडी में जितने भी सेल्स हैं, आपके बॉडी में जितने भी सेल्स हैं, राइट, वो सारे आपके डिप्लॉइड है। आपके जो हैप्लॉइड होते हैं वो आपके गैमेट्स होते हैं। ये चीज याद रखना, आपके बॉडी में हैप्लॉइड सेल्स जब बनेंगे वो सिर्फ आपके गैमेट्स होंगे। योर गैमेट्स आर ओनली गोइंग टू बी योर हैप्लॉइड। उसके अलावा जितने भी सेल आपके बॉडी के अंदर है, दे आर ऑल गोइंग टू बी डिप्लॉयड इन नेचर। दे आर ऑल गोइंग टू बी डिप्लॉयड इन नेचर। मतलब 2n आपका रहेगा सेल का क्रोमोसोम का नंबर, राइट? सो वी आर डिप्लॉयड एंड हैप्लॉइड आपके हमेशा रहेंगे आपके यहाँ पे गैमेट्स, जहां पे आपको सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम आपको मिलता है। तो अगर मेरा ये सेल डिप्लॉयड है, अगर ये मेरा सेल डिप्लॉयड है और अगर ये डिवीजन करता है, तो मुझे वापस से डिप्लॉयड सेल ही मिलेगा, राइट? सेम डिट्टो सेल मिलेगा माइटोसिस के बाद। याद रखिएगा, माइटोसिस के बाद मुझे बिल्कुल ही डिट्टो, बिल्कुल ही सेम टू सेम एक और सेल यहाँ पे मिल जाता है। सो आई हैव अ 2n सेल ओवर हियर एंड जब डिवीजन होगा तो मुझे यहाँ पे बिल्कुल सेम टू सेम आपका यहाँ पे नया सेल मिल जाएगा जो कि आपके यहाँ पे डिप्लॉयड होगा। ठीक है? डिप्लॉयड हैप्लॉयड आपका पता चल जाए। इज डिप्लॉयड हैप्लॉयड क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। अरे भूल सकते हो तुम लोग, वापस समझा दूंगा मैं तुम लोगों को ये। पक्का बोल दिया करो, चैट में बोलेंगे। हाय रश्मि, गुड इवनिंग। चैट में कुछ बोल रहा हूँ, पता नहीं चलेगा मुझे। हाँ ठीक है। अब सुनो, अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर कोई तुम्हें एनिमल दिखता है, कोई तुम्हें प्लांट दिखता है जिसमें ऐसी कंडीशन होगी, क्रोमोसोम नंबर 1 ये उसकी कॉपी और एक और उसकी कॉपी, तो इसको तुम क्या बोलोगे? इसको डिप्लॉयड बोलोगे, नहीं बोलोगे तुम? एक के 3 कॉपी मिल गया मुझे यहाँ पे, हमारे में 2, ये डिप्लॉयड होगा या नहीं होगा? ट्रिप्लॉइड।
हाँ जी, ये होगा ट्रिप्लॉइड। ठीक है, ट्रिप्लॉइड पे क्या होता है, 3 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम तुम्हें दिख जाते हैं। ट्रिप्लॉइड के अंदर तुम्हें 3 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम दिखेंगे। तो ये 2 के भी मैंने 3 कॉपी आपको बना दी। तो ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ योर ट्रिप्लॉइड। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ योर ट्रिप्लॉइड। ठीक है, अब मैं एक और बताता हूँ तुम्हें। समझो तुम्हें एक मैं प्लांट देता हूँ, समझो तुम्हें एक प्लांट कहीं से निकाल के देता हूँ, तुम प्लांट का सेल चेक करते हो और तुम्हें दिखता है कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, तुम्हें दिख रहा है उसके अंदर कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम इतने हैं। समझो आपका 1, उसकी कॉपी, एक और, उसकी कॉपी, एक और, 1 मोर कॉपी। ठीक है, इतनी कॉपी तुम्हें वहां पे दिख रही है क्रोमोसोम में 1 की। कितनी है टोटल यहाँ पे? 6, 6। 6 दिख रही है ना सबको, 6 है यहाँ पे, 6 कॉपी है। तो इसे तुम क्या बोल सकते हो? हेक्सो। हेक्सा, राइट, वेरी गुड। हेक्साप्लॉइड, हेक्साप्लॉइड। अब एक सर चीज, एक बार रिपीट करो। हाँ, तो हेक्साप्लॉइड में तुम्हें क्या मिला है यहाँ पे, देखो यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो अपने आप ट्रिप्लॉइड वाला। कौन सा वाला? ट्रिप्लॉइड वाला। ट्रिपलेट वाले में क्या है ना बेटा, यहाँ पे तुम्हें क्या दिख रहा है कि देखो हमारे अंदर क्या होता है, हमारे अंदर होते हैं सिर्फ 2 सेट। जैसे क्रोमोसोम 1 होगा और उसकी एक कॉपी होगी, राइट, 3 होगा उसकी एक कॉपी होगी। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि हम लोग यहाँ पे है डिप्लॉइड, हम सब यहाँ पे डिप्लॉइड है। बट ये जो प्लांट है, सोचो इसके अंदर 2 की जगह 3 है। 3 आपको दिख रहे क्रोमोसोम 1, 3 दिख रहे क्रोमोसोम नंबर 2, और शायद 3 दिख रहे हैं, और बाकी भी सारे क्रोमोसोम जो इसके अंदर होंगे वो 3 ही होंगे। समझो क्रोमोसोम 5 आपके 3 है। तो अगर तुम्हें ऐसा कोई सेल मिल जाता है ना जिसमें 3 सेट्स आपको दिख रहे हैं, 2 नहीं दिख रहे, 3 दिख रहे हैं, देन आप बोल दोगे कि यार ये तो ट्रिप्लॉइड है, ये डिप्लॉइड नहीं है, तो ट्रिप्लॉइड है। पता चला आपको? यस सर। ठीक है, यस सर। और वही चीज आपको यहाँ पे दिखती है हेक्साप्लॉइड के अंदर, कि हेक्साप्लॉइड में 6 दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे 3 नहीं, यहाँ पे 6 दिख रहे हैं आपको, तो ये हो जाता है आपका हेक्साप्लॉइड। अब एक चीज याद रखना, बस एक चीज यहाँ पे याद रखना कि ये जो हेक्साप्लॉइड और ट्रिप्लॉइड है ना, ये आपको प्लांट्स में देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, एनिमल्स में नहीं मिलेगा ये ऐसा कंडीशन, बट यस आपको प्लांट्स के अंदर ये जो कंडीशन है आपको प्लांट्स में देखने के लिए मिल जाती है। यू हैव प्लांट्स जिनके अंदर आपको ट्रिप्लॉइडिक कंडीशन में मिल जाती है, और एक और प्लांट आपका जो है यहाँ पे जिसमें आपको ट्रिप्लॉइड कंडीशन मिलती है, वो आपका है गेहूं का प्लांट। गेहूं को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? वीट बोलते हैं, वीट। राइट। सो वीट जो आपका होता है ना, जो आपका कमर्शियल जो वीट होता है, इट इज गोइंग टू बी हेक्साप्लॉइड होता है वो। उसमें 6 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, मतलब एक के 6 कॉपी होंगे, सेकंड की 6 कॉपी होंगी, थर्ड की 6 कॉपी होंगी, तो वैसा होता है। और दैट इज समथिंग यू गेट टू सी इन द प्लांट्स, प्लांट्स में आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो ये याद रखना, लाइक यू कैन हैव सच कंडीशन एज वेल, बट हमें सिर्फ डिप्लॉइड पे ध्यान रखना, हमें सिर्फ डिप्लॉइड और हेप्लॉइड की तरफ ही ध्यान रखना है फिलहाल के लिए, बट ये चीज याद रखना। ठीक है, क्या ये वाली स्लाइड आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस स्लाइड क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या ये वाला स्लाइड आपको क्लियर है? यस सर। ठीक है, नाउ आफ्टर दिस हम बात करते हैं एक फेज की, जिसे हम कहते हैं यहाँ पे हमारा G0 फेज। ठीक है, हमने बात कर लिया G1S G2 सब, एक फेज होता है आपका G0 फेज। इस जीरो फेज था ही नहीं। बताइए, बोलिए बोलिए। हाँ बता रहा हूँ ये सेल क्या, हाँ जी बता रहा हूँ क्या ये, सुनो। सो यहाँ पे क्या होगा ना बेटा, यहाँ पे आपके ये वो फेज होता है जहाँ पे आपके सेल्स डिवाइड नहीं करते हैं। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे हो क्या रहा है। समझो एक सेल है, समझो एक सेल है जो अभी अभी बना, जो अभी माइटोस होकर अभी भी बना है, और एक बार ये सेल बन गया, इसने फिर डिसाइड किया कि अब मैंने जिंदगी भर डिवाइड नहीं करना। इट विल नॉट डिवाइड, सो इट विल रिमेन लाइक इन द अरेस्टेड कंडीशन, अरेस्टेड स्टेट में ये रहेगा। दैट मीन्स अब ये डिवाइड नहीं करेगा। इसने बोल दिया कि अब मैंने डिवाइड नहीं करना, ये काम करेगा अपना, इसने अपना कुछ ना कुछ काम करना है। इट विल बी मेटाबॉलिकली एक्टिव, याद रखना, ये सेल आपका मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा, बट ये अब आगे डिवाइड नहीं करेगा। तो अगर मैं कहता हूं कि यार एक सेल है जिसने डिसाइड कर लिया कि अब वो आगे डिवाइड नहीं करेगा, तो मैं बोलूंगा कि ये आ चुका है G0 फेज के अंदर। मैं बोलूंगा कि ये सेल आ चुका है इन द G0 फेज। तो G0 फेज में जो आपको सेल देखने के लिए मिल जाते हैं, राइट, उसका एक बढ़िया एग्जांपल, हाँ जी, न्यूरॉन्स और इवन योर हार्ट सेल्स। हाँ जी, एक आपका होता और है फिर हार्ट सेल्स, मसल सेल भी आएंगे, राइट, ट्रू। सो न्यूरॉन्स आपका यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, हार्ट सेल्स आपका यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ। तो ये मेरे कुछ सेल्स हैं जो डिवाइड नहीं करेंगे, एक बार बन गए फिर वो डिवाइड नहीं करेंगे, वो अपना काम जरूर करेंगे यहाँ पे, बट वो डिवाइड नहीं करेंगे। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि वो आ चुके हैं G0 फेज के अंदर। सो आई विल से कि दे आर इन द G0 फेज। ठीक है,
अब एक चीज याद रखना कि G0 फेज में आपका सेल आ गया ना, राइट, उसके बाद वो एक्टिव है, जैसे मैंने लिखा हुआ यहाँ पे, इट इज गोइंग टू बी मेटाबॉलिकली एक्टिव, लेकिन वो डिवाइड नहीं कर रहा, ठीक है। यहाँ पे एक टर्म देख लो, सेल्स दैट आर अरेस्टेड इन दिस स्टेट आर सेड टू बी क्वेसेंट स्टेज, राइट। सो क्वेसेंट स्टेज आपका वो स्टेज है जहां पे आपके जब आपका सेल G0 स्टेज पे आ जाता है तो उसे हम इवन कह सकते हैं एज अ क्वेसेंट स्टेज, कि वो स्टेज पे जब वो एक्टिव है लेकिन वो अब डिवाइड नहीं करेगा। तो ये टर्म को आपको याद रखना है विद द G0 फेज के साथ, ठीक है। सो क्वेसेंट स्टेज इज अ टर्म जो आपको याद रखेंगे आप लोग G0 स्टेज के साथ। अब आपको यहाँ पे रिपीट एक और, हाँ जी बेटा बोलिए, आवाज आ रही है? सर, ये सेकंड वाला रिपीट कर दो फिर। ये सेकंड वाला टर्म ये है ना, ये कह रहा है कि जब तुम्हारा सेल कहता है कि यार मुझे डिवाइड नहीं करना, इट गेट्स इनटू अरेस्टेड स्टेट, राइट। जब मेरा सेल कहता है कि यार मुझे डिवाइड नहीं करना, वो सिर्फ काम करेगा बट वो डिवाइड नहीं करेगा, तो उस स्टेट को हम बोलते हैं, उसके लिए एक और नाम यूज करते हैं, दैट्स माय क्विसेंट स्टेज। उसके लिए हम एक और नाम यूज करते हैं यहाँ पे, जिसे हम बोलते हैं हमारे यहाँ पे क्विसेंट स्टेज। सो दैट्स अनदर नेम, फॉर माय G0 फेज का एक दूसरा नाम है क्विसेंट स्टेज, बस और कुछ नहीं उसके अंदर, सेम ही है, दोनों चीजें अलग नहीं है वो, ठीक है। अब आपको यहाँ पे एक और चीज याद रखनी है कि एक बार सेल अगर कहता है ना कि यार मैं डिवाइड नहीं करूंगा, हो सकता है कि फ्यूचर में वो डिवाइड करे अगर उसे कोई बाहर से सिग्नल मिले तो, राइट। तो ऐसा हो सकता है कि कोई सेल था जो 15 साल से G0 फेज में था, लेकिन उसे बाहर से कोई सिग्नल मिला और फिर उसने डिवाइड करना चालू कर दिया, ठीक है। सो जो G0 फेज होता है ना आपका, ये इधर आपका टेम्पररी हो सकता है, इट कैन बी इधर टेम्पररी और इट कैन बी परमानेंट, और या फिर ये हो सकता है आपका परमानेंट। तो ये याद रखना है आपको कि G0 फेज इधर कैन बी टेम्पररी और कैन बी परमानेंट। अगर मैं कह रहा हूं कि वो टेम्पररी है, दैट मीन्स शायद कुछ महीनों के लिए वो सेल रहेगा G0 फेज के अंदर, उसके बाद अगर उसे कोई बाहर से सिग्नल मिलता है देन वो डिवाइड कर सकता है, ठीक है, याद रखना। तो अगर कल तुम्हें आके कोई बोलता है कि G0 फेज का सेल कभी डिवाइड नहीं करता, तो ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ सेल्स होते हैं जो डिवाइड वापस से करना चालू कर सकते हैं अगर उन्हें कोई सिग्नल बाहर से मिलता है तो याद रखना, G0 फेज कैन बी टेम्पररी और परमानेंट। ये दो टर्म्स यूज करने का रीजन ही है ये समझाने के लिए कि देखो यार ये ऐसा नहीं है कि हमेशा वैसा ही रहेगा, कुछ सेल्स के अंदर वैसा ही रहता है, परमानेंटली हो जाते हैं वो वैसे ही, जैसे न्यूरॉन्स हो गए, बट कुछ सेल्स में दे कैन रिज्यूम द डिवीजन, दे कैन रिज्यूम एंड गेट इनटू G1 फेज। पता चल रहा है ये वाला पार्ट? क्या ये वाली स्लाइड सब यहाँ पे समझ आ रही है? कोई कुछ कह रहा है लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा क्योंकि आपकी आवाज कट रही है, तो एक बार फिर ट्राई करिए या चैट में सर, लिख दीजिए। इतना पता चल गया कि सिल्की कुछ कह रही है लेकिन क्या कह रही है समझ नहीं आ रहा। ये बोल रही है कि टेम्परेरी जो है सेल डिवाइड करते हैं, उनका एग्जांपल दो। टेम्पररी सेल्स जो आपके G0 फेज में आपके जा सकते हैं, यू कैन हैव सम ऑफ द प्लांट सेल्स, आपके कुछ होते हैं, कुछ आपके प्लांट सेल्स रहते हैं जो आपके टेम्पररीली आपके चले जाएंगे इन योर G0 फेज, एंड देन फिर वो लोग रिज्यूम करते हैं अपना डिवीजन जब उन्हें एक्सटर्नल सिग्नल मिलता है तो, ठीक है। तो कुछ आपके प्लांट सेल आपको मिल जाते हैं देखने के लिए जो ये करते हैं। सो बेसिकली यू गेट टू सी मोर ऑफन इन प्लांट्स के अंदर आपको कॉमनली देखने के लिए मिलता है कि वो G0 फेज में चले जाएंगे, एंड देन अगर उन्हें बाहर से सिग्नल मिलता है देन दे विल से कि चलो यार रिज्यूम करते डिवीजन। तो टेम्पररी का एग्जांपल आपके प्लांट सेल्स में आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो इतना आप यहाँ पे याद रख सकते हो। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो हमने यहाँ पे G0 देख लिया, एम फेज का थोड़ा आइडिया ले लिया, अब हम यहाँ पे डायरेक्टली जंप करेंगे ऑन योर माइटोसिस। अभी हम डायरेक्टली जंप करेंगे हमारे माइटोसिस के ऊपर और उसे समझेंगे कि माइटोसिस में हमारे यहाँ पे क्या हमें देखने के लिए मिल जाएगा। सो लेट्स हैव अ लुक व्हाट इज हैपनिंग इन द माइटोसिस। हमने देख लिया। जब भी हम बात करते हैं माइटोसिस की, अब इसे हमें आराम से समझना है। देखो एक चीज याद रखना है, जब भी बात करते हो ना माइटोसिस की, आपको याद रखना है कि आपका जो भी सेल होगा यहाँ पे, आपका जो भी यहाँ पे सेल होगा, समन हैज अ क्वेश्चन, समन हैज, अच्छा सर हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल में क्रोमोसोम नंबर सेम होगा? नहीं 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 नहीं, या बताता हूँ आपको मैं। सी अगर समझो आपके अंदर हमारे अंदर 2n है, राइट, हमारा जो कंडीशन है वो डिप्लॉइड है, ठीक है। तो हम सब है डिप्लॉइड, राइट, हम सब डिप्लॉइड है। तो हमारे अंदर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे जो होते हैं वो होते हैं 23 पेयर्स, दैट मीन्स 46। सिंपल टर्म से हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स है,
ठीक है। लेकिन अगर मैं हैप्लॉइड सेल्स देखता हूं आपके, अगर मैं गैमेट्स देखता हूं जो आपके होंगे हैप्लॉइड, ये एन है, ठीक है, ये एन है। सो आपके जो सेल्स होते हैं गैमेट्स वो आपके होते हैं यहाँ पे हैप्लॉइड, ठीक है। अगर आपके हैप्लॉइड सेल्स हैं, अगर आपके हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर है, दैट मींस वहां पे 23 पेयर नहीं होगा, वहां पे सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स वहां होंगे। से शीतल आराम से बेटा, आराम से। यू विल ओनली हैव 23 क्रोमोसोम्स, राइट। सो यहाँ पे क्रोमोसोम आपका सिर्फ 20, क्योंकि आपका पेयरिंग नहीं है ना यहाँ पे। यहाँ पे तो आपकी पेयरिंग आपको दिख रही थी रिया, यहाँ पे आपको दिख रहा था यार 1 का एक और कॉपी है, 2 का एक और कॉपी है। सो ऐसे दो दो आपको मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप कोई हैप्लॉइड सेल निकाल के देखते हो, अगर आप गैमेट निकाल के देखते हो, अगर आप गैमेट को निकाल के देखते हो आपके माइक्रोस्कोप में, तो आपको एक एक कॉपी ही मिलेगी। क्रोमोसोम 1 एक होगा, क्रोमोसोम 2 एक होगा, समझ आ रहा है आपको। तो क्रोमोसोम नंबर Yes. सेम नहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ आपको लेंगे 23 क्रोमोसोम्स, जबकि आपके अंदर नॉर्मल आपके जो सेल्स होते हैं विदाउट गैमेट वाले, मतलब विच आर नॉर्मल सोमैटिक सेल्स, उसमें मिलता है आपको 46 क्रोमोसोम्स। तो नंबर आपके यहाँ पे चेंज होगा, ठीक है, नंबर आपके यहाँ पे बिल्कुल चेंज हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, कोई कुछ पूछ रहा था? कोई कुछ नहीं पूछ रहा था, ठीक है। सो याद रखना माइटोसिस में आपका जो सेल होगा, समझो आपका ये 2n सेल है, तो ये डिवाइड करेगा और एक और सेल बनाएगा, और वो दोनों डिट्टो होंगे, वो दोनों सेम होंगे, राइट। दैट वुड बी सेम, जेनेटिकली भी वो सेम होंगे, एंड विद एवरी फीचर दैट वुड बी सेम। सो बेसिकली वो क्लोन ही होता है पूरा का पूरा। अब इसे हम देखते हैं। माइटोसिस टेक्स प्लेस इन द सोमैटिक सेल्स। याद रखना माइटोसिस आपका सोमैटिक सेल्स में होता है। अब सोमैटिक सेल्स वो होते हैं बेटा जो आपके थ्रू आउट द बॉडी आपके जो सेल्स मिलते हैं, आपके ब्लड सेल ले लो, स्किन सेल ले लो, आपके टिश्यूज ले लो, एपिथेलियम ले लो, दे आर ऑल द एग्जांपल ऑफ माय सोमैटिक सेल्स। देखो आपके बॉडी में आपके दो हम यहाँ पे टर्म्स यूज करते हैं। एक होता है आपका सोमैटिक सेल्स। सर सोमैटिक्स क्या आपने एग्जांपल क्या बताए? जैसे आपका हो गया एपिथेलियल, हो गया आपके योर सेल्स इन द लिवर, लिवर में आपके जो सेल्स दे आर द एग्जांपल ऑफ सोमैटिक सेल्स। स्किन सेल आपके हो गए सोमैटिक सेल्स, इवन आपके ब्लड सेल हो गए एग्जांपल ऑफ सोमैटिक सेल्स। तो ये सारे सेल्स जो है दे आर गोइंग टू द एग्जांपल ऑफ सोमैटिक सेल्स। और सोमैटिक सेल आपके होते हैं आपके 2n, दे आर गोइंग टू बी कॉल्ड एज योर 2n सेल्स, ठीक है। सोमैटिक सेल्स आपके हमेशा, सो बेसिकली आपके बॉडी में सब कुछ 2n ही रहता है अदर देन द गैमेट्स। तो एक होते हैं आपके सोमैटिक सेल्स, और इनके अंदर आपको मिलेगा हमेशा होते हुए आपका माइटोसिस। तो इनके अंदर आपको मिलेगा हमेशा होते हुए आपका माइटोसिस, राइट। दूसरे सेल्स जो आपके होते हैं वो होते हैं आपके जर्म सेल्स। दूसरे सेल्स जो होते हैं आपके वो होते हैं आपके जर्म सेल्स। इनमें से आपके गैमेट्स बनते हैं। जर्म सेल्स जो आपके यहाँ पे होते हैं इनमें से आपके बन सकते हैं आपके गैमेट्स। तो इनमें से आपके बनते हैं गैमेट्स। इनमें माइटोसिस नहीं होगा, इनमें होगा मियोसिस, राइट। सो इनके अंदर होता है आपका, इनमें माइटोसिस नहीं होगा। याद रखना जर्म सेल्स जो आपके होते हैं दे बेसिकली आपको कहाँ मिलेंगे, ये आपको मिलेंगे टेस्टिस के अंदर, मेल के अंदर, और फीमेल में दे विल बी सीन इन द ओवरीज। याद रखना इस बात को। इसको हम इवन कह सकते हैं लाइक गैमेट फॉर्मिंग सेल्स। ये भी मैं टर्म यूज करता हूँ सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए। यू हैव अ गैमेट फॉर्मिंग सेल्स। ये जो गैमेट फॉर्मिंग सेल्स आपके हैं ये आपको मिलते हैं इधर इन द टेस्टिस और इन द ओवरीज। या आपको मिलेंगे इधर टेस्टिस के अंदर, और यू कैन फाइंड देम इन द ओवरीज। अब ये जो सेल्स होते हैं बेटा याद रखना, ये लोग करते हैं मियोसिस। इनको बनाने होते हैं गैमेट्स, इनको बनाना है गैमेट्स अल्टीमेटली, और इसके अंदर होगा आपका मियोसिस। सो याद रखना दे विल बी फॉर्मिंग द हैप्लॉइड गैमेट। देखो गैमेट जो आपके बनेंगे ना, गैमेट मींस मेल स्पर्म और फीमेल एग, वो आपके होता है हैप्लॉइड, और ये बनेगा वाया मियोसिस। इसने बनना है वाया मियोसिस। मियोसिस वाले पार्ट को कंप्लीटली इग्नोर करो। पहली चीज मैं बस आपको यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि आपके जो गैमेट फॉर्मिंग सेल्स होते हैं, राइट, दे विल अंडरगो मियोसिस। उसके अलावा बाकी सारे सेल्स आपके जो करेंगे वो आपके करेंगे माइटोसिस, राइट। और आपके बॉडी में जितने भी आपके सेल्स दिख रहे हैं अदर देन गैमेट फॉर्मिंग सेल्स, राइट, दे आर माय सोमैटिक सेल्स। उनको हम बोलते हैं हमारा सोमैटिक सेल्स। सोमैटिक सेल जब भी डिवाइड करेगा वो आइडेंटिकल कॉपी बनाएगा, याद रखते हैं बात को, ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू, याद रखना एग्जांपल, एग्जांपल याद रखना मतलब ऑल द सेल्स बेटा। आपके लिवर में सेल मिल गए, इंटेस्टाइन में जो सेल मिल गए, आपके किडनी में जो आपके सेल मिल गए, ब्लड फॉर्मिंग सेल्स जो आपके, दे आर ऑल माय सोमैटिक सेल्स, ठीक है। नाउ द सेल्स अंडरगोइंग माइटोसिस कैन बी हैप्लॉइड और डिप्लॉइड, ठीक है।
ये कंडीशन तो आपको कई सारे दूसरे एनिमल्स आपको देखने के लिए मिल जाएगी। अभी अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो नॉर्मली योर डिप्लॉयड सेल विल अंडरगो द माइटोसिस, ठीक है। इट इज अ सिंगल डिवीजन विच प्रोड्यूसेस 2 सेल। ये एक सिंगल डिवीजन होता है जिससे आपको 2 सेल मिल जाते हैं। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन्स द सेम आफ्टर माइटोसिस। याद रखना है आपको ये बात कि माइटोसिस के बाद आपको जो सेल मिलेगा उसमें क्रोमोसोम नंबर सेम ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे एक चीज देखते हैं, मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल लेकर समझाता हूँ। समझ लो, इनकेस अगर स्क्रीन ना दिखे ना देन लेट मी नो। समझ लो कि आपके पास यहाँ पे एक सेल है, राइट, और इस सेल के पास है, लेट्स से इसके पास है 24 क्रोमोसोम्स। इसके पास है 24 क्रोमोसोम्स, राइट। तो जब ये डिवाइड करेगा, जब ये करेगा माइटोसिस, व्हेन इट अंडरटेक्स द माइटोसिस, तो याद रखेंगे हम लोग यहाँ पे कि एक जो आपके यहाँ पे सेल बनेगा दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी हैविंग, उसके पास भी 24 क्रोमोसोम्स ही होंगे। सो याद रखना जब आपका माइटोसिस होता है तो आपका क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होता, वो सेम ही रहता है, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर आपके यहाँ पे सेम रहेगा आपका इवन आफ्टर योर माइटोसिस। सो माइटोसिस के बाद क्रोमोसोम नंबर आपका चेंज नहीं होता, वही आपको वहां पे बताया गया है। क्या आपको ये वाला पार्ट यहाँ पे समझ आ रहा है? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या ये वाला पार्ट आपको यस सर। राइट? सो ये सिंपल यस सर। जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्या क्रोमोसोम नंबर आपका चेंज नहीं होता, वो वैसे के वैसा ही रहता है। जो लोगों ने लेट ज्वाइन किया था, आई होप आप सबको भी यहाँ पे ये चीजें समझ आ रही है। अगर कोई चीज समझ ना आ रही हो देन प्लीज इंटरप्रेट बता दो कि सर ये वाला पार्ट समझ नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स है आपके। सोमैटिक सेल में होगा ये हैप्लॉइड डिप्लॉइड सेल दोनों के अंदर हो सकता है। एक सिंगल डिवीजन आपको देगा 2 सेल एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन्स द सेम। तो ये मिलता है आपको माइटोसिस के अंदर। अब हमें क्या करना है, हमें ये समझना है कि माइटोसिस के अंदर होते हैं कुछ फेज, राइट। माइटोसिस के अंदर होते हैं कुछ फेजेस, उन फेजेस को हम यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए सब लोग आराम से इस चीज को सुनिए कि यहाँ पे अब होगा क्या। अगर आप बात करते हो माइटोसिस की तो उसमें होते हैं कुछ फेज। एक होता है आपका प्रोफेज, ये आपका होगा सबसे पहला वाला फेज। देन आपका होगा समथिंग नोन एज योर मेटाफेज, राइट। देन यू विल हैव, उसका तीसरा आपका यहाँ पे होता है समथिंग नोन एज योर एनाफेज। एनाफेज। हाँ जी, बिल्कुल सही। और चौथा आपका यहाँ पे होगा टीलोफेज। तो ये फेज आपके हमें समझने हैं सही तरीके से। बेसिकली अभी हमारा काम ये है इन चारों फेजेस में क्या हो रहा है, दैट इज समथिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड। कितना हमें यहाँ पे समझना है उतना हमें यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। सो विल स्टार्ट विद द प्रोफेज ऑब्वियसली, क्योंकि आपका सबसे पहला फेज होता है। दे ऑल बिकम अ पार्ट ऑफ माय माइटोसिस, दे ऑल आर अ पार्ट ऑफ माय एम फेज, अगर मैं कह सकता हूं तो, ठीक है। सो स्लोली आराम से देखेंगे और इसे समझेंगे यहाँ पे हो क्या रहा है, राइट। सो विल स्टार्ट विद द प्रोफेज। प्रोफेज को हम यहाँ पे समझेंगे। तो प्रोफेज को समझने के पहले आई विल गिव द आइडिया ओवर हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे होता क्या है, अगर मैं बात करता हूँ प्रोफेज की, तो लेट मी ड्रॉ अ सेल ओवर हियर, लेट मी ड्रॉ अ सेल ओवर हियर। समझिए मेरा यहाँ पे सेल है, ये मेरा यहाँ पे सेल है और उसके अंदर मैं बनाता हूँ अपना न्यूक्लियस, और यहाँ पे है मेरा यहाँ पे न्यूक्लियस। तो प्रोफेज में सबसे पहली चीज जो आपको याद रखनी है, जो आपको यहाँ पे होते हुए दिख जाएगी, आपका जो डीएनए है जिसे हम क्रोमैटिन भी बोलते हैं, वो आपका होगा कंडेंस एंड इट विल टर्न इनटू योर क्रोमोसोम। तो यहाँ पे क्या होता है, आपका जो क्रोमैटिन होता है, आपका जो क्रोमैटिन होगा, इट विल अंडरगो कंडेंसेशन, इट विल अंडरगो कंडेंसेशन एंड विल टर्न इनटू योर क्रोमोसोम, और ये क्रोमोसोम बनने लगेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका जो डीएनए था ना, ऐसे ऐसे पूरा आपका जो डीएनए था, ये आपका कंडेंस होगा और आपको वो जो स्ट्रक्चर चाहिए था वो आपको ये देखने के लिए मिलेगा। ये जो एक्स वाला जो स्ट्रक्चर था आपको, ये आपको देखने के लिए मिलता है। दैट इज समथिंग व्हिच विल बी हैपनिंग इन द प्रोफेज। तो याद रखना, प्रोफेज के अंदर योर क्रोमैटिन जो आपका होता है, ये आपका कंडेंस होगा, ये आपका कॉम्पैक्शन करेगा और आपका अल्टीमेटली बनाएगा आपका क्रोमोसोम। आपको अगर याद हो तो मैंने आपको बताया था कि हम लोग, आपका डीएनए बड़ा लंबा सा होता है, बड़ा एक बड़ा साइज उसका होता है, उसको हम कंडेंस करते हैं और तब जाके हमें ये वाला स्ट्रक्चर मिलता है। तो ये तब मिलेगा आपको जब सेल कहता है कि यार अब हमें डिवाइड करना है। सो एक ये चीज याद रखना, क्रोमैटिन अंडरगोज कंडेंसेशन टू फॉर्म द क्रोमोसोम।
ये चीज आपको होते हुए वहां पे दिख जाएगी। तो अगर आप इसे ऑब्जर्व कर रहे हो ना माइक्रोस्कोप के नीचे, तो आपको ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलने लगते हैं। सच थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स विल स्टार्ट टू बी फॉर्मिंग हो रहे हैं। ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए दिख जाएंगे आपके न्यूक्लियस के अंदर, दे स्टार्ट फॉर्मिंग। तो ये चीज आपकी सबसे पहले आपके होने लगती है। दूसरी चीज क्या होती है यहाँ पे कि आपके जो सेंट्रियोल्स होते हैं ना, आपके जो सेंट्रियोल्स होते हैं दे स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द पोल। आपके जो सेंट्रियोल्स होंगे, अगर आपको याद हो, आपके सेंट्रियोल्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं यहाँ पे। सेंट्रियोल्स विल मूव टुवर्ड्स पोल। ये लोग पोल की तरफ जाना चालू करते हैं एंड स्टार्ट मेकिंग स्पिंडल फाइबर एंड स्टार्ट मेकिंग स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर, ये हम समझते कि ये यहाँ पे क्या हुआ। देखो यहाँ पे क्या होगा ना कि आपके यहाँ पे जो सेंट्रियोल्स होंगे ना, यहाँ पे जो आपके सेंट्रियोल्स होंगे सेंट्रोसोम के अंदर, ये अपना जाना चालू करेंगे टुवर्ड्स द रिस्पेक्टिव पोल। एक इस डायरेक्शन में जाएगा, एक होगा जो उस डायरेक्शन में जाएगा, अलग डायरेक्शन में जाएगा। तो ये लोग अपना दे विल स्टार्ट मूविंग टू द रिस्पेक्टिव पोल, और जब ये वहां पे जाने लगते हैं दे विल स्टार्ट फॉर्मिंग द स्पिंडल फाइबर। ये लोग स्पिंडल फाइबर। हाँ जी बेटा बताइए, बोलो बेटा बोलो, आवाज कट रही है आपकी। सर आवाज नहीं They आ will रही start आपकी। moving towards the pole। अच्छा मेरी आवाज किसको भी नहीं आ रही क्या बेटा? आवाज आ रही है, लोगों को नहीं आ रही मेरी आवाज? आ रही है सर। बेटा आ रही है, वेट करो थोड़ा सा, नेटवर्क का सर शायद नहीं आ कंसर्न रही हो है सकता है मेरे वहां को। पे। हाँ तो एक काम करो, थोड़े अलग एरिया में जाके बैठो, शायद जहां पे आप बैठे हो वहां पे नेटवर्क का थोड़ा कंसर्न हो सकता है, तो थोड़ा अपना पोजीशन चेंज करो, शायद आपको मेरी आवाज आ जाए। आई होप बाकी सबको मेरी आवाज क्लियरली आ रही है यहाँ पे। यस सर। यस ठीक है, सर यस हाँ जी। सर। तो देखो, एक तो आपका क्रोमोसोम क्रोमोसोम आपके यहाँ पे बनेगा आपको दिखते हुए। आपका सेंट्रियोल्स आपका जाना करता है पोल्स के तरफ, और वो बनाना चालू करता है आपका स्पिंडल फाइबर। ये दूसरा काम आप वहां पे चालू कर देते हो। दैट्स द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग यू स्टार्ट डूइंग। ठीक है, सेंट्रियोल्स आपके जा रहे हैं, क्रोमोसोम आपके यहाँ पे बनने चालू हो जाते हैं। तीसरी चीज मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा, थर्ड थिंग विच इज बीन हैपनिंग ओवर हियर इज गोइंग टू बी योर न्यूक्लियोलस डिसअपियर। न्यूक्लियोलस आपका गायब हो जाता है। शीतल आवाज आ रही है अब आपको? यस सर। अब आने लगी। न्यूक्लियस जो आपका होता है बेटा, वो आपका हो जाता है गायब। इट इज गोइंग टू डिसअपियर ओवर देयर। सो देखो यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, लेट्स सी। क्रोमैटिन गेट्स कंडेंस्ड टू फॉर्म क्रोमोसोम। एक ये चीज आपकी हो रही है, तो अगर आप देखोगे तो आपको क्रोमोसोम दिखने लगते हैं ये टाइम पे। अगर आप इसे ऑब्जर्व करोगे तो यू विल गेट टू सी सच थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिखेंगे वहां पे। माइटोटिक स्पिंडल बिगिंस टू फॉर्म। देखो यहाँ पे आपके जो सेंट्रियोल्स थे वो अपना अपना पोल की तरफ जाना चालू करते हैं, और जब वो जा रहे हैं वो लोग स्पिंडल फाइबर यहाँ पे बनाना चालू कर देते हैं। स्टार्ट फॉर्मिंग द स्पिंडल फाइबर। तो आपके यहाँ पे स्पिंडल फाइबर बनना चालू होता है। ठीक है, इसके बाद आपका यहाँ पे क्या हो रहा है वही लेकिन यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, सेंट्रोसोम स्टार्ट्स मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। ये लोग एक दूसरे से दूर जाना चालू करते हैं, अपने अपने पोल की तरफ वो लोग जाना चालू करेंगे, अपने अपने एक डायरेक्शन की तरफ वो लोग जाना चालू करेंगे। So they start moving away from each other, right? उसके बाद आपका यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बिगिंस टू डीजेनरेट। आपका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा ना यहाँ पे, वो आपका ब्रेक होना चालू करेगा। याद रखना, आपका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा यहाँ पे, वो आपका ब्रेक होना यहाँ पे चालू करेगा। देखो आपके यहाँ पे जो न्यूक्लियस है ना, इसमें आपके हो जाएंगे ब्रेकिंग आपको यहाँ पे देखने लगेगी। सो अगर मैं न्यूक्लियस को यहाँ पे हटा देता हूँ तो ये न्यूक्लियस कुछ ऐसा दिखेगा। इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। ये ब्रेक होना यहाँ पे चालू हो जाता है। सो न्यूक्लियस विल स्टार्ट डीजेनरेटिंग। ये भी आपको याद रखना है, ये आपको मिल रहा है देखने के लिए, ऑल इज हैपनिंग इन द प्रोफेज। तो ये टूटना यहाँ पे चालू कर जाएगा। देखो इसका ब्रेक होना जरूरी है, क्योंकि आपके क्रोमोसोम्स का लाइक साइटोप्लाज्म में आना एंड देन उनको सेपरेट करना इज गोइंग टू बी एसेंशियल। तो ये ब्रेक होना इट्स इंपॉर्टेंट पार्ट। देन उसके बाद जो मैंने मेंशन किया था, न्यूक्लियोलस डिसअपियर। न्यूक्लियोलस डिसअपियर, ये आपका गायब हो जाता है। किसी को याद है न्यूक्लियोलस का काम क्या था? न्यूक्लियोलस का काम होता क्या था गायब है? सर राइबोसोम सबको याद आ रहा है नहीं आ रहा? न्यूक्लियस आपके राइबोसोम बनाया करते थे। आई होप सबको ये चीजें याद है। न्यूक्लियोसोम आपके राइबोसोम बनाया करते थे, और यहाँ पे आरएनए भी काफी ज्यादा बनता था। ठीक है,
और ये न्यूक्लियस के अंदर होता है, तो ये आपको अब नहीं दिखेगा, ये हो जाएगा आपका गायब। इन अ मैटर ऑफ सम टाइम यू विल सी कि यार आपका न्यूक्लियस आपको दिखेगा ही नहीं वहां पे, ठीक है। सो दिस इज समथिंग, समवन हैज अ क्वेश्चन, सर एयरप्लेन मोड में ऑफ करके, अच्छा ओके ओके शीतल, एयरप्लेन मोड में ऑफ करके, क्या लिखा इस लड़की ने, एयरप्लेन मोड ऑन करके ऑफ करो शीतल, दैट इज समथिंग यू हैव टू डू, ठीक है। सो ये हैव अ न्यूक्लियस इज गोइंग टू डिसअपीयर, ये आपका गायब हो जाना है, राइट। उसके अलावा आपके जो ऑर्गेनल आपके होते हैं ना, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, वो तो वैसे के वैसे ही रहते हैं, बट आपका ईआर गोल्गी आपका डिसअसेंबल हो जाता है, याद रखना इस बात को। अगर हम ऑर्गेनल्स की बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट जैसे ऑर्गेनल तो वैसे के वैसे ही रहेंगे, बट समथिंग लाइक योर ईआर, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, समथिंग लाइक योर ईआर एंड गोल्गी डिसअपियर्स, ये आपका हो जाएगा गायब, ठीक है। अगर कभी ये स्टेटमेंट आ गया तो भूलना मत, गोल्गी एंड ईआर ड्यूरिंग योर प्रोफेज आपके गायब हो जाते हैं, राइट। तो आपको ये कुछ पॉइंट्स यहाँ पे याद रखने हैं। आपका जो क्रोमैटिन था, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था, वो आपका बना रहा है आपका क्रोमोसोम, दैट इज वन थिंग हैपनिंग। आपका जो स्पिंडल फाइबर था आपका वो बन रहा है, और स्पिंडल फाइबर बन रहा है आपका यहाँ पे, और आपके जो सेंट्रोजोम्स थे या जो सेंट्रियोल आपके हैं अल्टीमेटली वो आपके जा रहे टुवर्ड्स द पोल। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपकी ब्रेक हो रही है यहाँ पे, न्यूक्लियस आपका यहाँ पे गायब हो चुका है, और आपका ईआर और गोल्गी एपेटस यहाँ पे आपका डिसअपियर हो जाता है। सो दीज आर द थिंग्स यू फाइंड हैपनिंग इन द प्रोफेज, इतने इवेंट्स आपके प्रोफेज में यहाँ पे होते हैं। अब आप एक चीज याद रखना, जैसे जैसे प्रोफेज आपका आगे बढ़ता जाएगा ना, आपके जो क्रोमोसोम्स होंगे वो और ज्यादा थिक और शॉर्ट होते जाएंगे, ये चीज याद रखना। जैसे जैसे आपका प्रोफेज आगे बढ़ता जाता है ना, व्हाट विल हैपन, आपके जो क्रोमोसोम है, जो आपको थ्रेड लाइक दिख रहा है अभी, आपके जो क्रोमोसोम है यहाँ पे, दे लुक लाइक अ थ्रेड, ये एक टाइम के बाद थ्रेड लाइक नहीं दिखेंगे, ये काफी थिक और शॉर्ट दिखेंगे, याद रखना। आफ्टर सम टाइम दे अपीयर वेरी मच थिक as well as they appear very much short in size. So thick and short they appear with the course of prophase. तो ये आपको कुछ पॉइंट्स इसमें याद रखने हैं प्रोफेज के अंदर। ये सब हम कर इसलिए है ताकि हम अपने नया सेल, तो क्या आपको यहाँ पे प्रोफेज आपको यहाँ पे क्लियर है? इस प्रोफेज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या प्रोफेज Yes, आपको यहाँ पे समझ आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. sir. अगर आपको प्रोफेज यहाँ पे समझ आ रहा है, Yes. गिव मी अ क्विक थम्स अप इन द चैट में मुझे थम्स अप करिए अगर आपको प्रोफेज यहाँ पे समझ आ रहा है तो, जल्दी जल्दी जल्दी, so that we can go beyond this. आपको चैट में थम्स अप करना आ रहा है ना? आई होप, ठीक है। गिव मी अ क्विक थम्स अप ओवर हियर so that we can go beyond this. ओके और अगर किसी को बेटा कुछ चीज समझ नहीं भी आ रही तन भी बता देना कि सर ये वाला पार्ट समझा दो वापस से, ठीक है। सो ये चीजें आपकी हो रही है प्रोफेज में, दिस इज ऑल हैपनिंग इन द प्रोफेज। बेटा हम लोग वी आर इन द माइटोसिस के पहले फेज में, दैट्स अ प्रोफेज, ठीक है। ऑलराइट, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, सो दैट इज समथिंग यू हैव अंडरस्टूड। ओके नाउ लेट्स मूव ऑन टू योर नेक्स्ट फेज, जो आपका यहाँ पे होगा मेटाफेज। तो हमने यहाँ पे हमारा प्रोफेज हमने यहाँ पे हमारा देख लिया, अब हम समझते हैं हमारा यहाँ पे मेटाफेज। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपका यहाँ पे मेटाफेज क्या है और यहाँ पे ये क्या करेगा, राइट। अब जब भी मैं बात करता हूँ मेटाफेज की ना, आप अगर सिंपल तरीके से याद रखोगे तो मेटाफेज में क्या होता है, आपके जो क्रोमोसोम्स थे, राइट, आपके जो क्रोमोसोम्स थे, सो द क्रोमोसोम्स यू हैड, जो आपके पास क्रोमोसोम्स थे वो अपने आप को अटैच कर लेते हैं विद द स्पिंडल फाइबर, ये अटैच कर लेंगे टू द स्पिंडल फाइबर, दे विल गेट देमसेल्फ अटैच्ड, they will get themselves attached to spindle fiber, to spindle fiber. So जो आपका जो स्पिंडल फाइबर बन रहा था, जो आपका जो स्पिंडल फाइबर बन रहा था उसके साथ क्रोमोसोम अपने आप को अटैच कर लेते हैं। और वो अटैच कैसे कर पाते हैं? दे अटैच देमसेल्फ विद द हेल्प ऑफ द काइनेटोकोर। वो करने के लिए दे यूज द काइनेटोकोर। सो काइनेटोकोर यूज करके आपके क्रोमोसोम ने अपने आप को अटैच कर लेना है। इसको हम पिक्चर के थ्रू यहाँ पे समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा क्रोमोसोम है, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा क्रोमोसोम है यहाँ पे, ये मेरा क्रोमोसोम है यहाँ पे, बीच में मेरा होगा सेंट्रोमियर, बीच में मेरा होगा यहाँ पे सेंट्रोमियर। एक और क्रोमोसोम यहाँ बना देता हूँ, यहाँ क्रोमोसोम ओवर हियर एज वेल, लेट्स मेक वन मोर क्रोमोसोम, और यहाँ पे भी बीच में मेरा है यहाँ पे सेंट्रोमियर। याद रखना आपका जो काइनेटोकोर आपका होगा वो यहाँ पे होगा आपका, दिस गोइंग टू बी अ काइनेटोकोर,
यहाँ पे आपके होंगे आपके काइनेटोकोर आपके यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। अब यहाँ पे होता क्या है कि आपके जो स्पिंडल फाइबर होते हैं वो अपने आप को अटैच कर लेते हैं विद द काइनेटोकोर के साथ। तो ये जो ग्रीन कलर की लाइंस है आपके यहाँ पे, दे आर माय स्पिंडल फाइबर्स। तो स्पिंडल फाइबर ये मेरी है यहाँ पे, दिस इज माय स्पिंडल फाइबर, और इसने अपने आप को अटैच कर लिया है क्रोमोसोम के साथ, बट किसके मदद से? विद द हेल्प ऑफ माय काइनेटोकोर। ये जो ब्लू है मेरा, ये है मेरा काइनेटोकोर, और इससे मेरा जो अटैचमेंट कर रहा है यहाँ पे वो है मेरा यहाँ पे स्पिंडल फाइबर। तो याद रखना, माय स्पिंडल फाइबर इज गेटिंग इटसेल्फ अटैच्ड टू द क्रोमोसोम। तो ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट इवेंट होता है। तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि ये जो स्पिंडल फाइबर है ना, वो जाके क्रोमोसोम को पकड़ रहे हैं। मैं बिल्कुल कह सकता हूं कि मेरे जो स्पिंडल फाइबर है वहां पे जाके क्रोमोसोम को पकड़ रहे हैं और पकड़ के उनको अलाइन कर रहे हैं, राइट? उनको वो अलाइन कर रहे हैं, और अलाइन वो इस तरीके से करेंगे कि सारे के सारे क्रोमोसोम्स आपके सेंटर में आके खड़े हो जाएंगे। अंडरस्टैंड दिस थिंग? ये अलाइनमेंट इस तरीके से होगा कि आपके सारे के सारे क्रोमोसोम्स आपके सेंटर में आके यहाँ पे खड़े हो जाते हैं। और ये करने के लिए याद रखना, आपका ये जो भी किया जा रहा है ये आपका स्पिंडल फाइबर कर रहा है, और स्पिंडल फाइबर अपने आप को अटैच कर रहा है टू द काइनेटोकोर के साथ, एंड व्हाइल डूइंग सो वो इन सबको अलाइन करेगा सेंटर के अंदर, और वो कुछ इस तरीके से आपको दिख जाएगा। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपके सारे के सारे क्रोमोसोम्स बीच में यहाँ पे खड़े हो जाते हैं, दे आर ऑल इन द सेंटर। और ये हमारा हुआ है थैंक्स टू योर स्पिंडल फाइबर, जो अपने आप को अटैच कर पा रहे हैं विद द काइनेटोकोर के साथ। ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार, इसलिए आपको ये इतना मालूम होना चाहिए। क्रोमोसोम्स आर कंप्लीटली कंडेंस। यहां तक आपके क्रोमोसोम बिल्कुल कंडेंस हो चुके होते हैं, ठीक है? ऑल द क्रोमोसोम लाई एट द इक्वेटोरियल प्लेन, सारे के सारे क्रोमोसोम लाई ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द सेल। दिस इज कॉल्ड मेटाफेज प्लेट। ये जो बीच में सब लोग आके बीच में खड़े हो गए ना, सारे के सारे क्रोमोसोम मेरे बीच में आके जो अलाइन कर लिया है इन लोगों ने अपने आप को, इसको हम बोलते हैं हमारे यहाँ पे एज अ मेटाफेज प्लेट। याद रखना, ये जो बीच में आपका अलाइनमेंट आपने कर लिया, दिस इज समथिंग कॉल्ड एज अ मेटाफेज प्लेट, राइट? माइटोटिक स्पिंडल यहाँ पे आपका पूरे तरीके से बन चुका है। आपका जो माइटोटिक स्पिंडल बेटा आपका यहाँ पे है वो पूरे तरीके से बन चुका है। ये जो दिख रहा है ना, ये जो बेटा आपको ये सारे जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, दे आर माय माइटोटिक स्पिंडल। ये पूरे तरीके से बन चुके हैं और इन्होंने अपने आप को अटैच करा लिया क्रोमोसोम को, एंड दे हैव अलाइंड देमसेल्फ इन द सेंटर। अब ये जो टाइम होता है आपका, ये सबसे बढ़िया टाइम होता है क्रोमोसोम्स को स्टडी करने का। अगर कभी आपको क्वेश्चन आता है कि क्रोमोसोम को स्टडी करने के लिए सबसे बढ़िया टाइम क्या होता है, देन यू हैव टू आंसर दैट्स योर मेटाफेज। इट्स अ बेस्ट टाइम टू स्टडी क्रोमोसोम। ये आपका बेस्ट टाइम रहेगा टू स्टडी क्रोमोसोम, क्योंकि यहाँ पे इनका अरेंजमेंट इतना अच्छे से होता है कि आप उन्हें आराम से स्टडी कर सकते हो। याद रखना, सो बेस्ट टाइम टू स्टडी क्रोमोसोम इज ऑलवेज गोइंग टू बी योर मेटाफेज, ठीक है? और कुछ नहीं हो रहा, इतनी चीजें इसके अंदर हो रही है, राइट? तो ये आपका यहाँ पे हो गया, मेटाफेज आपका यहाँ पे आ गया, और क्रोमोसोम यहाँ पे आके आपके बीच में खड़े हो जाते हैं। क्या इतना वाला पार्ट आपको यहाँ पे समझ आ रहा है? इज द मेटाफेज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. अगर आप चाहो तो मैं ये वाला पार्ट रिपीट कर सकता हूँ। इफ यू वांट प्लीज लेट मी नो, आई कैन रिपीट दिस पार्ट, ठीक है? नहीं करना सर repeat? रिपीट कर दो। रिपीट में ऐसा है बेटा कि देखो यहाँ पे होगा क्या, मेटाफेज में आपको याद ही रखना है कि आपके जो स्पिंडल फाइबर जो आपके होते हैं ना, देखो हमारे स्पिंडल फाइबर यहाँ पे बनना चालू कर दिए थे प्रोफेज के अंदर। अब इन्होंने करना क्या है, इन्होंने जाके पकड़ना है क्रोमोसोम को। दे हैव टू गो एंड दे हैव टू कैप्चर द क्रोमोसोम। तो ये लोग करेंगे क्या, ये लोग जाके क्रोमोसोम को जाके पकड़ेंगे। कैसे पकड़ेंगे? यूजिंग द काइनेटोकोर। काइनेटोकोर को यूज करके ये आपके जो स्पिंडल फाइबर है ग्रीन वाले, ये आके पकड़ते हैं क्रोमोसोम को। और जब ये इनको आके पकड़ते हैं, पकड़ने के बाद ये इनको अलाइन करेंगे, और अलाइन करेंगे सेंटर के अंदर, ठीक है? ये चीज आपको मिलती है होते हुए इन द मेटाफेज के अंदर। सो ऑल द क्रोमोसोम्स आर अलाइन इन द सेंटर एट द इक्वेटोरियल प्लेन, और इसको हम बोलते हैं हमारे यहाँ पे मेटाफेज प्लेट, राइट? तो इतना चीजें आपका यहाँ पे में होगा। दिस इज द मेन थिंग विच यू हैपन टू फाइंड इन द मेटाफेज। और मेटाफेज सबसे बढ़िया टाइम होता है बेटा आपका क्रोमोसोम्स को स्टडी करने के लिए, क्योंकि सारे बीच में अलाइन होते हैं, सारे बीच में आके खड़े होते हैं। तो ये टाइम पे आप उन्हें अच्छे से स्टडी कर सकते हो, ठीक है? सो दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन द मेटाफेज। तो यहाँ पे आपका मेटाफेज वाला पार्ट आपको यहाँ पे इतना ही समझना है, राइट? आफ्टर दिस यू विल हैव, आई होप मेहक आपको क्लियर है? Yes, sir. आफ्टर दिस यू विल हैव द नेक्स्ट is going to be your एनाफेज। इसका जो आपका नेक्स्ट पार्ट आपको यहाँ पता है वो होता है आपका एनाफेज। अब एक चीज याद करो, हमने बात किया था समथिंग अबाउट माय चेक पॉइंट नंबर 3।
अगर याद हो तो किसी को तो। यस सर। यस सर। हम बस इतना बोलते थे कि यार चेक पॉइंट नंबर 3 आपका जो होता है वो होता है माइटोसिस के बीच में आपका होता है, ठीक है। हाँ, अब याद रखना वो एग्जैक्टली आता कहाँ पे, वो होता है बिटवीन द मेटाफेज एंड एनाफेज। चेक पॉइंट नंबर 3 इज गोइंग टू बी बिटवीन द मेटाफेज एंड एनाफेज के बीच में ये आएगा, इन दोनों के बीच में आता है आपका आखिरी वाला चेक पॉइंट, याद रखना। सो मैं यहाँ पे एक ऐसे ब्रिज बनाता हूँ जस्ट शो इट्स अ चेक पॉइंट बिटवीन द मेटाफेज एंड द एनाफेज। तो देखो अब यहाँ पे होगा क्या, ये स्टोरी को थोड़ा आराम से समझो, तुम्हें समझ आ जाएगी, तुम लोग इतने समझदार हो कि आपको ये आराम से समझ आ जाएगा। तो मेरे क्रोमोसोम यहाँ पे बीच में आके खड़े हो गए हैं, ये मेरा क्रोमोसोम यहाँ पे आके खड़ा है, राइट। एक और मैं यहाँ पे बना देता हूँ, चलो एक और बना देता हूँ, जगह है थोड़ी सी तो, राइट। सो मेरे क्रोमोसोम्स यहाँ पे खड़े हो गए एंड इनको खड़ा मैंने कराया है विद द हेल्प ऑफ योर स्पिंडल फाइबर के थ्रू, इनको मैंने खड़ा कराया है। सो मेरा स्पिंडल फाइबर यहाँ पे अटैच्ड है, राइट। स्पिंडल फाइबर इज अटैच ओवर हियर फ्रॉम बोथ द साइड्स, दोनों साइड से स्पिंडल फाइबर मेरे यहाँ पे अटैच है और उन सब ने उनको बीच में लाके यहाँ पे खड़ा कर दिया है। अब एनाफेज में क्या होता है ना, एक पहली चीज याद रखो कि एनाफेज किसके लिए जाना जाता है। एनाफेज में आपका जो होगा, ये जो स्पिंडल फाइबर होगा ये खींचना चालू करेगा, ये जो क्रोमैटिड है इनको खींचना चालू करेगा। देखो एक चीज याद रखो, ये सब मालूम होना चाहिए, ये जो पूरा है मेरा, ये मेरा क्रोमोसोम है ना, इसको सिंगल को मैं बोलूंगा यहाँ पे क्रोमैटिड, राइट। तो एक क्रोमोसोम के अंदर मेरे 2 क्रोमैटिड मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, राइट। अब जब मेरा ये स्पिंडल फाइबर जो होगा मेरा यहाँ पे, जब इसे खींचना चालू करेगा तो ये ऊपर के साइड खींचेगा इसे, और ये इसे खींचेगा नीचे के साइड। तो होता क्या है कि आपके जो सेंट्रोमियर है वो आपका ब्रेक हो जाएगा, याद रखना। जब मेरे जो यहाँ पे स्पिंडल फाइबर, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में इन्हें खींचना चालू करेंगे, और जब ये इन्हें खींचना चालू करेंगे तो क्या होगा, आपका सेंट्रोमियर बीच में से ब्रेक होगा और दोनों क्रोमैटिड्स अपने अपने डायरेक्शन में जाना चालू करेंगे। सो बोथ द क्रोमैटिड्स विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द रिस्पेक्टिव पोल्स, ठीक है। याद रखना ये चीज होती है एनाफेज के अंदर। एनाफेज में और कुछ नहीं हो रहा, इतना ही याद रखना आपको कि आपके जो सेंट्रोमियर है यहाँ पे, तो आपका सेंट्रोमियर है यहाँ पे वो ब्रेक होगा, और आपके जो स्पिंडल फाइबर है वो इन क्रोमैटिड को खींच के दूर ले जाएंगे। ये चीज होती है एनाफेज के अंदर, दैट इज व्हाट यू फाइंड इन दिस पिक्चर। ये चीज आपके यहाँ पे हो रही है कि सेंट्रोमियर ब्रेक हो गया, और जो क्रोमैटिड थे, नीचे वाला क्रोमैटिड नीचे की तरफ जा रहे हैं यहाँ पे, अगर देखो नीचे वाला क्रोमैटिड आपका जा रहा है टुवर्ड्स द लोअर साइड, और ऊपर वाला क्रोमैटिड जा रहा है टुवर्ड्स द अपर साइड, राइट। ये हो रहा है आपका यहाँ पे, ठीक है। अब तुम्हें समझना है कि चेक पॉइंट यहाँ पे क्या कर रहा है। तो एक चीज यहाँ पे ध्यान से समझो और मुझे आंसर करो, सुनो और यहाँ पे आंसर करो। इमेजिन करो कि आपका ये जो स्पिंडल फाइबर है यहाँ पे, ये इसको मैं देता हूँ क्रोमोसोम 1, राइट। इसको मैं देता हूँ क्रोमोसोम 1 का कॉपी, और ये 2। अब इमेजिन करो कि यहाँ पे जो मेरा स्पिंडल फाइबर जो अटैच है वो अटैच होगा टू द काइनेटोकोर, इतना तुम लोग जानते हो। समझो अगर ये तुमने यहाँ पे सही से नहीं लगाया होगा तो क्या होगा। अगर मेरा स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर से सही से अटैच नहीं है, मतलब सही से उसे बांधा नहीं है, वहां पे सही से उसे बांधा नहीं है, तो क्या हो सकता है ये मुझे बता दो। सर क्रोमोसोम, सर 2 क्रोमेटिन में ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, और क्या बता सकते, और भी कोई लोग सोच बता सकते कि यार अगर मैंने इसको बांधा नहीं है, टेम्पोरेयर जो है ना वो ढंग से ब्रेक नहीं होगा, मतलब उसके इक्वल। ठीक है, ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। अच्छा मैं आपको इसको एक और तरीके से एग्जाम्पल सोच के आपको बता देता हूँ कि समझो आपने अगर एक कार को अगर आपने एक रस्सी से बांधा, लेकिन आपने सही से बांधा नहीं उसे, राइट। आपने उसे सही से बांधा नहीं है, और आप उसे खींचना चालू करते हो, तो ऑब्वियसली बात है कि वो टूट सकती है रस्सी, वो रस्सी टूट सकती है, और आपके हाथ में शायद कुछ भी ना है, आपकी रस्सी निकल जाए और आपके हाथ में कुछ भी ना है, और वो कार वैसे वैसे वहां पे रह जाए। हो सकता है ना ये चीज। यस सर। कि अगर देखो, राइट, आप लोग का आंसर सही है। अगर यहाँ पे ये सही से अटैच नहीं है, देन क्या होगा ना, हो सकता है कि जब ये पुलिंग चालू करेगा तो ये यहाँ पे टूट जाए, यहाँ पे आपका ब्रेक कर जाए। दिस इज समथिंग जो यहाँ पे आपका ब्रेक कर जाएगा जैसे पुलिंग को चालू करेगा। अब जैसे वो वहां पे ब्रेक कर दिया तो यहाँ पे पता है प्रॉब्लम क्या आएगी, पूरा के पूरा क्रोमोसोम जो है वो एक डायरेक्शन में चलने लगेगा। पूरा का पूरा जो क्रोमोसोम यहाँ पे है वो पूरा का पूरा एक डायरेक्शन में आ जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो यार ये तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया यहाँ पे। समझ आ रही है बात यहाँ पे क्या हुआ। अगर मेरा ये ब्रेक बीच में से, राइट, और अब मेरा स्पिंडल फाइबर अगर यहाँ पे टूट जाता है, क्यों टूट गया, क्योंकि वो सही से अटैच नहीं था।
क्योंकि उसने उसे सही से पकड़ा ही नहीं था, इसलिए उसका ग्रिप छूट गया। अगर उसका ग्रिप छूट गया एक साइड से, तो ये पूरा के पूरा बेटा क्रोमोसोम जो होगा वो एक डायरेक्शन में आ जाएगा। और अगर वैसा होता है देन यार ये तो अनइक्वल हो गया, ऐसा होना नहीं चाहिए था। आप चाहते हो कि एक क्रोमैटिड ऊपर जाए, एक क्रोमैटिड नीचे जाए, दोनों क्रोमैटिड अगर एक साइड पे आ रहे हैं तो ऊपर वाले को तो कुछ मिलेगा ही नहीं ना। क्या ये वाला पार्ट आपको यहाँ पे समझ आ रहा है? इज दिस पार्ट क्लियर टू यू? Yes, sir. sir. Yes, sir. समझो कि यहाँ पे कंसर्न ये है कि अगर ये टूट गया ना बीच में से, अगर इसने सही से पकड़ा ही नहीं था काइनेटोकोर को, अगर ये टूट गया वहां पे, देन पूरा क्रोमोसोम एक डायरेक्शन में आ जाएगा। ये पूरा के पूरा इस साइड आ रहा है, बाकी सब सेपरेट हो रहे इक्वली, ये नहीं हो रहा इक्वली सेपरेट, इक्वली डिवाइड नहीं हो रहा। अगर ऐसा होता है देन इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न। ये बेटा मैटर ऑफ कंसर्न हो सकता है, इससे तो सेल इक्वली डिवाइड बनेगा ही नहीं, आपके एक सेल में एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होगा, एक में नहीं होगा। सो दैट शुड नॉट हैपन, ये होना नहीं चाहिए। और यहाँ पे आपका काम करता है चेक पॉइंट नंबर 3। तो ऐसा समझ लो कि जब आपके स्पिंडल फाइबर यहाँ पे आके लगते हैं, जब स्पिंडल फाइबर आके यहाँ पे लगते हैं, तो चेक पॉइंट नंबर 3 के जो प्रोटीन्स होंगे वो आके चेक करेंगे हर एक स्पिंडल फाइबर को कि क्या वो सही से लगा है या नहीं लगा है। ये चीज याद रखना, चेक पॉइंट नंबर 3 का काम ये होता है कि वो आके चेक करेगा हर एक स्पिंडल फाइबर को कि क्या वो सही से वहां पे अटैच है या नहीं अटैच है। अगर चेक पॉइंट नंबर 3 को लगता है क्या ये स्पिंडल फाइबर सही से अटैच नहीं है, देन उसे वो अटैच कराएगा। ठीक है, अगर उसे लग रहा है कि ये सही से इसकी ग्रिप नहीं है वहां पे, देन इट विल एंश्योर दैट कि वहां पे उसकी ग्रिप स्ट्रांग हो, वहां पे उसे वो अटैच कराए। ठीक है, एक बार उसने चेक कर लिया कि अच्छा सब कुछ ठीक है, देन आपका एनाफेज वहां पे चालू होगा, देन यू विल फाइंड द एनाफेज विल इनिशिएट। क्योंकि अगर आपने सेम एनाफेज चालू कर दिया और अगर स्पिंडल फाइबर सही से नहीं लगा हुआ देन अगेन सब कुछ बिगड़ सकता है। यहाँ पे यू कैन हैव 2 सेल्स, 2 सेल आपके बन तो जाएंगे बट एक में ज्यादा क्रोमोसोम होगा और एक में कम होगा। क्या ये स्टोरी आपको यहाँ पे समझ आ रही है? Yes, sir. Yes, yes, sir. राइट, दिस इज व्हाट चेक पॉइंट नंबर 3 डज। ये होता है काम चेक पॉइंट नंबर 3 का। ये एंश्योर करता है कि मेरे काइनेटोकोर मेरे काफी फर्मली अटैच हो मेरे स्पिंडल फाइबर के साथ। प्लीज नो दिस थिंग, दिस इज व्हाट माय चेक पॉइंट नंबर 3 इज नोन फॉर। इट इज गोइंग टू एंश्योर दैट मेरे काइनेटोकोर काफी फर्मली अटैच है मेरे आपके स्पिंडल फाइबर के साथ। अगर नहीं है तो उन्हें कराएगा, राइट। और ये जरूरी है फॉर द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम, राइट। आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पे करना चाहते हो, आप अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूट आप नहीं करना चाहते हैं। सो प्लीज रिमेंबर कि मेरा चेक पॉइंट नंबर 3 यहाँ पे क्या कर रहा था, राइट। हम लोग यहां तक ही रखेंगे, मैं इसके बियॉन्ड कुछ कराऊंगा नहीं अभी आपको। मैं चाहता हूं कि आप बिल्कुल फॉर्मली याद रखें क्या हो रहा है आपका प्रोफेज के अंदर, क्या हो रहा है आपका मेटाफेज के अंदर। एंड प्लीज रिमेंबर कि चेक पॉइंट नंबर 3 यहाँ पे क्या कर रहा था, राइट। क्योंकि एनाफेज में कुछ अलग से ज्यादा कुछ हो नहीं रहा, विल जस्ट फाइंड क्रोमैटिड गेटिंग सेपरेटेड, जिसे हम बाद में इन सबको बाद में ही पढ़ेंगे। बट आई वुड एक्सपेक्ट कि आपको इतना मालूम होना चाहिए, इतना मालूम होना चाहिए, और जो भी अभी तक इसके पहले हमने किया था दैट शुड बी क्लियर टू यू। एक क्वेश्चन हम यहाँ पे देख ले, लेट्स हैव अ लुक एट कपल ऑफ क्वेश्चंस। हमारे पास थोड़ा टाइम है, लेट्स हैव अ लुक एट फ्यू क्वेश्चंस ओवर हियर एंड देन वी कैन साइन ऑफ। सो लेट्स मी ट्राई टू आस्क यू सम क्वेश्चन, दीस आर नॉट क्लियरली सीन। हाँ जी, ये बताओ पहले यहाँ पे क्वेश्चन आराम से देखो। इन विच फेज ऑफ सेल साइकिल आर द सिस्टर क्रोमैटिड अवेलेबल एज अ टेम्पलेट फॉर रिपेयर? कौन से फेज में आपको मिलेगा कि आपके जो सिस्टर क्रोमैटिड है वो अवेलेबल होते हैं रिपेयर के लिए? समझो इसमें कोई डैमेज है, समझो अगर इसके अंदर कोई डैमेज है, ऑप्शन आपको बताना है इसके अंदर चैट के अंदर क्या होगा। G2 phase. बहुत बढ़िया, आप लोग तो सही आंसर दे रहे हो, वेरी गुड। सो अगर डैमेज आपका यहाँ पे रहता है, राइट, तो इसको आप रिपेयर कराओगे, राइट, दैट इज समथिंग व्हिच विल बी हैपनिंग इन योर G2 फेज के अंदर, रिपेयर होगा। आरुषि हैज समथिंग टू से, बेटा आप क्या कह रहे थे? सर चेक पॉइंट पे कौन सा एंजाइम होता है? बेटा इस पे जो एंजाइम होते हैं, इनके जो प्रोटीन्स होते हैं उनका नाम होता है साइक्लिन और सीडीके। जो प्रोटीन जो आपको मिलते हैं चेक पॉइंट के लिए उनका नाम होता है साइक्लिन एंड सीडीके। ये 2 प्रोटीन आपको मिलते हैं चेक पॉइंट के अंदर, ठीक है। और सीडीके का मतलब होता है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, बस सीडीके ऐड रखोगे तभी चलेगा, ठीक है। याद रखना क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पे आंसर आएगा, वो ऑप्शन होगा यहाँ पे ऑप्शन बी। चलो एक नीट का क्वेश्चन पकड़ के करते हैं। हाँ ये वाला देखो ध्यान से, इन एस फेज ऑफ सेल साइकिल, फिर यहाँ पे उन्होंने ऑप्शन देके रखे हुए हैं। द अमाउंट ऑफ डीएनए गेट्स डबल्ड, एक ये लिखा हुआ है। द अमाउंट ऑफ डीएनए रिमेन्स द सेम, ये तो गलत लग रहा है मेरे को। द क्रोमोसोम नंबर इज इंक्रीज्ड, द अमाउंट ऑफ डीएनए इज रिड्यूस्ड टू हाफ इन ईच सेल।
कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही Sir, लग रहा है? the amount of चैट में बेटा, चैट में बोलो, चैट में। सब लोगों ने आंसर कर दिया। सोच के करना। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन एस फेस द सेल साइकिल के बारे में लिखा हुआ है यहाँ पे। तो आप जानते हो एस फेस के अंदर डीएनए आपका डबल होता है। डीएनए अमाउंट जो आपका होगा वो आपका होगा डबल, बिल्कुल डबल हो जाना है आपका बेटा डीएनए अमाउंट आपका यहाँ पे, राइट। अगर आपका डीएनए का अमाउंट है आपका 2C, वो आपका हो जाता है 4C। लेकिन क्रोमोसोम नंबर आपका इंक्रीज नहीं होता। सो पहला स्टेटमेंट ही सही है आपका यहाँ पे। द अमाउंट रिमेन्स द सेम, नहीं बेटा सेम नहीं होता, डबल हो जाता है। नंबर क्रोमोसोम का बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा। द अमाउंट ऑफ डीएनए इज रिड्यूस टू हाफ, ये भी गलत है। सो स्टेटमेंट ए आपका यहाँ पे सही है। तो जिन्होंने सही किया उनके 4 मार्क पक्के हो गए 2014 के पेपर के अंदर। एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। हाँ, ये वाला, स्पिंडल फाइबर अटैच टू व्हाट? स्पिंडल फाइबर किसको अटैच होते हैं यहाँ पे? चैट में आंसर करेंगे। चैट में देखते हैं कौन पहले आंसर कर रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले आंसर किसका आएगा यहाँ पे? ऑप्शन देखो और चैट में आंसर करो जल्दी। वेरी गुड मनोज, रश्मि, शीतल, सिल्की, रिया, नाउ एवरीवन इज आंसरिंग राइट, ट्रू। काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम, बिल्कुल स्पिंडल फाइबर आपके अटैच करेंगे टू द काइनेटोकोर ऑफ योर क्रोमोसोम। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। तो दैट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। ऐसे भी क्वेश्चन आता है बेटा नीट के अंदर, कई बार वो लोग सिंपल क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो अभी हम 2 ही करते हैं क्वेश्चन, बाद में हम और करेंगे। और आज रात को आपको एक असाइनमेंट मिलेगा, आज रात को नहीं अभी आपको असाइनमेंट दे देता हूँ। सो प्लीज डू दैट असाइनमेंट एंड ध्यान से करना। यस सर। जो भी अभी तक हमने बताया आपको यस उसके बेसिस पे ही आपको मिलेगा। तो प्लीज अपना टाइम निकाल के उसे करिए। उसके अलावा अगर किसी को कोई चीज क्लियर नहीं है देन प्लीज गेट बैक टू मी। अगर कोई चीज